तो चलिए देखते हैं रिएक्ट नेटिव के नए वर्जन V0.80 में क्या खास है। हमारे पास ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट है, तो कोशिश करते हैं समझने की कि डेवलपर्स के लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या है इसमें, और मतलब इन अपडेट्स का असल मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। लगता है रिएक्ट का अपग्रेड हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ये वर्जन रिएक्ट 19.1.0 के साथ आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस, कुछ बग फिक्सेस भी हैं और डेवलपमेंट से जुड़े सुधार। एक मजेदार चीज इसमें है बेहतर ओनर्स टैग्स। ये क्या करते हैं कि कंपोनेंट ट्री में एरर कहाँ से आ रहा है उसे ट्रैक करना आसान बनाते हैं, मतलब डीबगिंग थोड़ी और आसान। हालांकि इसमें अभी एक छोटी सी दिक्कत है, वो @babel प्लगइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन नेम के साथ है, पर हाँ, उम्मीद है कि वो जल्द टेक हो जाएगी। अच्छा, डीबगिंग आसान होना तो हमेशा ही बढ़िया रहता है। तो रिएक्ट 19 के अलावा क्या कोड लिखने के तरीके में, जैसे जावास्क्रिप्ट एपीआई लेवल पर कुछ बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ दो अहम बातें हैं। पहली तो ये कि डीप इंपोर्ट्स जो थे उन्हें अब बंद किया जा रहा है। डीप इंपोर्ट्स मतलब? जैसे आप सीधे रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज इस तरह के अंदरूनी पाथ से कुछ इंपोर्ट कर लेते थे। अब ऐसा करने पर ESLint और कंसोल में चेतावनी दिखेगी। ओह, ऐसा क्यों? देखिए, ये आंतरिक APIs थे, तो ये कभी भी बदल सकते थे बिना किसी सूचना के, और ऐप को अस्थिर कर सकते थे। तो कोर टीम अब चाहती है कि डेवलपर सिर्फ पब्लिक यानी रूट इंपोर्ट्स का ही इस्तेमाल करें, जैसे इंपोर्ट अलर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अच्छा, समझ गई। और ये कब तक पूरी तरह हट जाएंगे? हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि V0.82 में ये डीप इंपोर्ट्स पूरी तरह हटा दिए जाएंगे, तो अभी से आदत डालनी होगी। ओके, और दूसरी बात आप कह रहे थे? हाँ, दूसरी चीज है एक नई स्ट्रिक्ट टाइपस्क्रिप्ट API। ये एक ऑप्शनल फीचर है। ये ज्यादा सुरक्षित टाइपसेट है और ये सिर्फ रूट एक्सपोर्ट्स पर ही लागू होता है, मतलब जो सीधे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इसे चालू कैसे करना है? इसे आप अपने tsconfig.json में रिएक्ट नेटिव स्ट्रिक्ट API कंडीशन के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। ये दरअसल टाइप सेफ्टी को और मजबूत करने की तरफ एक कदम है। तो कुल मिलाकर एपीआई को ज्यादा भरोसेमंद और स्टेबल बनाने पर फोकस है। ये तो अच्छी बात है। अब आर्किटेक्चर और बिल्ड सिस्टम की बात करें, वहां क्या अपडेट्स हैं? हाँ, वहां भी काफी कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पुरानी लेगेसी आर्किटेक्चर थी, उससे जुड़े APIs को अब फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज? मतलब अब उनमें कोई बदलाव नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। उनमें अब कोई नया फीचर या बदलाव नहीं आएगा, और अगर डेवलपर उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो वार्निंग दिखेगी। ये एक तरह से साफ इशारा है कि भाई अब नई आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। सही है, पुश मिल रहा है नई आर्किटेक्चर के लिए। iOS के लिए कुछ है? हाँ, iOS डेवलपर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंटल फीचर आया है, प्री-बिल्ट डिपेंडेंसी सपोर्ट। ये रिएक्ट नेटिव डिपेंडेंसीज .xc फ्रेमवर्क नाम से है। ये एक तरह से पहले से कंपाइल किया वो फ्रेमवर्क है, और शुरुआती टेस्टिंग में ये दिखा है कि M सीरीज वाले मैक पर पहली बार ऐप बनाने में करीब 12% टाइम कम लग रहा है। 12%? हाँ, ये तो काफी है। हाँ, और डिपेंडेंसी से जुड़ी जो बिल्ड एरर्स आती थी वो भी कम हुई हैं इससे। वाह! और एंड्रॉइड वालों के लिए, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। एंड्रॉइड में रिएक्ट नेटिव और हर्मीज के साथ जो बिल्ड बनते हैं, उनके लिए इंट्रा प्रोसीजरल ऑप्टिमाइजेशन यानी IPO उसे इनेबल कर दिया गया है। IPO, ये क्या चीज है? ये एक कंपाइलर तकनीक है जो कोड को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे कोड को एक साथ देखकर ऑप्टिमाइज करती है। हाँ। और नतीजा, बिना कोई एक्स्ट्रा सेटअप किए हर APK का साइज लगभग 1 मेगाबाइट कम हो गया है। क्या बात है! 1 MB ऐप साइज कम होना, वो भी बिना कुछ किए। ये तो जबरदस्त है। डेवलपर्स को काफी पसंद आएगा ये। ऐप साइज तो हमेशा ही एक सिरदर्द रहता है। हाँ। अच्छा, ये सब तो जोड़ा गया है, क्या कुछ हटाया भी जा रहा है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये रिलीज यानी 0.80 बिल्ट इन JSC इंजन सपोर्ट के साथ आखिरी रिलीज है। JSC यानी जावास्क्रिप्ट कोर, जो पहले iOS पर डिफॉल्ट था। हाँ, वही। अब आगे से अगर किसी प्रोजेक्ट को JSC की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कम्युनिटी वाला @react native community जावास्क्रिप्ट कोर पैकेज इस्तेमाल करना होगा। अब हर्मीज ही डिफॉल्ट और रिकमेंडेड इंजन है, और कोर टीम का फोकस पूरी तरह उसी पर रहेगा। ओके, तो मतलब फोकस अब पूरी तरह हर्मेस पर शिफ्ट हो गया है। हाँ। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, V0.80 का फोकस है पब्लिक JS API को स्टेबल करना, टाइपस्क्रिप्ट को सेफ बनाना, डेवलपर्स को नई आर्किटेक्चर के लिए तैयार करना, बिल्ड परफॉर्मेंस सुधारना, और हाँ, पुरानी चीजों को हटाना। बिल्कुल सही कहा। लेगेसी आर्किटेक्चर API का फ्रीज होना,
और JSC का कोर से हटना, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि फ्रेमवर्क किस दिशा में जा रहा है। एकदम। ये सारे बदलाव मिलकर रिएक्ट नेटिव के लिए एक मजबूत और क्या कहते हैं, मॉडर्न नींव तैयार कर रहे हैं। फोकस बिल्कुल साफ है, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस और भविष्य की तैयारी। डीप इंपोर्ट्स बंद करना, लेगेसी एपीआईज फ्रीज करना, ये सब नई आर्किटेक्चर को अपनाने की दिशा में कदम है। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है डेवलपर्स और पूरे रिएक्ट नेटिव इकोसिस्टम के लिए? ये बदलाव क्या मायने रखते हैं? ये इसे कैसे शेप देंगे आगे चलकर? हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखिए, लेगेसी आर्किटेक्चर का फ्रीज होना और जेएससी का कोर से हटना, इनका लंबे समय में डेवलपर के काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा और कम्युनिटी के योगदान पर? क्या इससे नई आर्किटेक्चर को अपनाने की रफ्तार तेज होगी और क्या कम्युनिटी जेएससी को प्रभावी ढंग से मेंटेन कर पाएगी और आगे बढ़ा पाएगी? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले रिलीजेस में मिलेंगे। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि इकोसिस्टम इन बदलावों पर कैसे रिएक्ट करता है।